close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार देख लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी वस्तु को कैसे कैसे आवेशित किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आवेशन। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेशन। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आवेशन, आप नाम से समझ जाएंगे। आवेशन, आवेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, किसी वस्तु को आवेशित करना, जिसको हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले नाम पे चलते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है वस्तु को क्या करना? आवेशित करना। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आवेशन। तो लिखते हैं किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाता है। आवेशन कहलाता है। ओके, ये होगी क्या? आवेशन की डेफिनेशन। क्या? कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, जिसपे आवेश लाना है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग प्रकारों की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेशन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? तो आपको बता दूं मैं, 3 विधियां आवेशन की। कितनी विधियां हैं? 3। पहली कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। बोलो कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 1 विधि कौन सी है? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। नंबर 2 जो विधि है वो है संपर्क या चालन द्वारा। इसको स्पर्श द्वारा भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्पर्श द्वारा भी कहते हैं। स्पर्श लिख दो, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। नंबर 2 हो गई ये। ठीक है, और नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। बोलो कौन सी? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बताइए आवेशन कितनी विधियां हो गई? 3। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, घर्षण करवाएंगे। दूसरी कौन सी? स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा। स्पर्श मतलब 2 वस्तुओं को टच करवा के, ठीक है, उनको स्पर्श करवा के। किस प्रकार से होता है अभी पता लग जाएगा। प्रेरण द्वारा, प्रेरण नाम से स्पष्ट हो रहा है, हम जानते हैं कि हम लोग किसी ना किसी आइडल को देख के उससे प्रेरणा लेते हैं, या किसी को देख के हम लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। वो क्या होता है? प्रेरण होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या। सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन, नाम से स्पष्ट हो रहा है, घर्षण कराएंगे वस्तुओं का। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सिखाया था, थेल्स ने एम्बर और उनको घर्षण करवाया था। तो एम्बर में एक विशेष गुण आ गया था जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो मतलब एम्बर क्या हो गया था? आवेशित हो गया था। तो वो एक क्या थी? विधि थी घर्षण करने की। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? जब, अच्छा, इसके क्या एक ही एग्जाम्पल है? और भी हैं, बिल्कुल और भी हैं। हमने देखे थे कल, हमने क्या क्या देखा था? कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से करवाया था, बिल्ली की खाल को हमने एबोनाइट की छड़ से करवाया था, या प्लास्टिक से करवाई थी। तो उसमें भी क्या हो गए थे? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया था। उसको हमने क्या कहा था? आवेशन कहा था। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाया जाता है, तो घर्षण के कांच की छड़
धन आवेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक विधि है ये किसके कारण है? घर्षण के कारण है। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल और देखे थे, कौन कौन से देखे थे? एबोनाइट की छिड़क को बिल्ली खाल से करवाया था, तो बिल्ली की खाल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए थे? एबोनाइट की छड़ पे। तो एबोनाइट किसी हो गई थी? नेगेटिव हो गई थी। और बिल्ली खाल किसी हो गई थी? पॉजिटिव हो गई थी। तो ये और एग्जाम्पल भी है इनके। ठीक है, नोट्स में PDF में मैं एग्जाम्पल के सहित लिख दूंगा। ठीक, चलते हैं आगे। संपर्क या स्पर्श द्वारा चालन आवेशन, नाम से स्पष्ट हो रहा है। संपर्क या चालन द्वारा, चालन का मतलब जो आवेश हैं वो चल कर जाए। ठीक है, तो देखो कैसे। मान लीजिए आपके पास एक गोला है, एक गोला, और ये कुचालक स्टैंड पे रखा गया है। ठीक है, ये जो एक गोला है ना, इस पे धनावेश है। कौन है? इस पे धन आवेश है। और आपने देख लिया वो धनावेश कितने? 6 कूलाम आवेश मान लीजिए इस पे, ये आवेशित है धनावेशित। दूसरा गोला कौन सा है? बी गोला है। ये कैसा है? उदासीन है। हमें क्या करना है? इसको आवेशित करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस बी गोले को जो क्या करवाना है? संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा हमने इस बी गोले को क्या करना है? इससे संपर्क में लाना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको संपर्क में लेके आएंगे, देखो क्या होता है। ये तो स्टेप नंबर 1 थी। कौन सी थी? स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम इसको नज़दीक लेके आते हैं। ठीक है, चलो स्टेप 2 में करते हैं क्या? ये फिर से वही ए गोला, जिस पे कितना आवेश? वही 6 कूलम आवेश। अब इसको संपर्क में लेके आते हैं इसके। ठीक है, ये कौन सा गोला? बी गोला। जैसे इसके संपर्क में लाएंगे, आप क्या देखेंगे? ये दोनों चालक गोले हैं। कैसे गोले हैं? ये चालक हैं, दोनों चालक हैं। और ये स्टैंड कैसे हैं? कुचालक हैं। स्टैंड कुचालक क्यों रखिए? ताकि आवेश जमीन में ना जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या देखेंगे? चालक हैं, आपको पता है चालक में आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आवेश इधर से आवेश इधर जाएंगे। अच्छा, हमें तो दिख रहा है ए के आवेश बी में जाएंगे, बी के आवेश जाएंगे। बी में तो आवेश ही नहीं है, आवेश किस में है? ए में है। तो आवेश कहां से कहां? ए से बी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहां पर आवेशों की अधिकता है। आप लोगों ने देखा होगा, नेचर की बात करें, हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो यहाँ आवेश भी अधिक आवेश घनत्व से कम आवेश घनत्व की तरफ जाएंगे। मतलब किधर से किधर? ए से बी की तरफ जाएंगे। तो आवेश जो है वो स्थानांतरित होने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरफ। ये कौन सी है? स्टेप नंबर 2। ठीक, अब स्टेप 3 में क्या होगा? हम जैसे इसको अलग करेंगे, अभी यहाँ पे आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। और आवेशों का स्थानांतरण कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों पर आवेश बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर लेंगे? इनको वापस से अलग कर लेंगे। संपर्क में लाकर क्या कर लेंगे? वापस से अलग कर देंगे। तो तीसरी स्टेप में हम लोग इसको क्या करते हैं? वापस अलग करते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 3, ये कौन सा गोला? ए गोला। ये कुचालक स्टैंड। ये कौन सा गोला? बी गोला। ये भी कौन सी स्टैंड? कुचालक स्टैंड पे। तो जैसे हमने इसको संपर्क में लाया, इसको अलग किया, तो आवेश क्या हो गया? बराबर बराबर मात्रा में बट गया। मतलब 3 कूलम आवेश यहाँ बचा और 3 कूलम आवेश यहाँ बचेगा। ठीक है, तो आप देखो बी गोला पहले कैसा था? उदासीन था, उस पर कोई आवेश नहीं था, ये अनावेशित था। इसको ना उदासीन बोल सकते हो, अनावेशित बोल सकते हो। चलो इसको अनावेशित बोल लीजिए आप, अनावेशित, क्योंकि हमें क्या करना है? अनावेशित को आवेशित करना है ना। ओके, तो ये कैसा था? अनावेशित। लेकिन अब क्या हो गया? ये पॉजिटिव आवेशित हो गया। ठीक है, तो याद रखें, संपर्क या चालन द्वारा हम लोग जब वस्तु को आवेशित करते हैं तो जो आवेशित वस्तु है उसके संपर्क में वस्तु को लाया जाता है, तो उसी के आवेश से वो आवेशित होती है।
मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव प्रकृति की बनेगी और नेगेटिव आवेश है तो ये नेगेटिव प्रकृति की बनेगी। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सा था आपका? संपर्क या चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, हम तीसरी पे चलते हैं। तीसरा कौन सा है हमारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो तीसरे पे चलते हैं हम लोग। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ, अब साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना? यस, चलते हैं तीसरे पे। तीसरा जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा कौन सा है? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हमें संपर्क नहीं कराना है, इसके नजदीक ही रखना है, प्रेरण द्वारा हो करना है, हमें प्रेरण होना है। सी इसमें प्रेरण मतलब किसी एक को देख के दूसरे में कोई प्रभाव पड़ना, वो क्या होता है? प्रेरण होता है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रेरण कैसे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक वही आवेशित गोला लेना आप लोगों को। ठीक है, ये लीजिए, आपने आवेशित गोला ले लिया। मैं मानता हूं ये जो ए गोला है ना, ये धनात्मक आवेशित है। कैसा है? पॉजिटिव आवेशित है। ठीक, दूसरा गोला ये रहा, ये कैसा है? ये उदासीन है, उदासीन अर्थात अनावेशित है। उदासीन होने का मतलब समझना आप लोग, उदासीन होने का मतलब है जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। उदासीन मतलब आवेश का मान कितना होना? 0। अब आप बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 5 कूलाम लिखूं और माइनस का 5 कूलाम लिखूं तो कुल आवेश कितना होगा? 0 होगा ना, क्योंकि अभी बताएंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होती है और उसका बीजगणित योग किया जाता है। तो बीजगणित योग करेंगे तो कितना आवेश आएगा यहाँ पे? 0। 0 आवेश का मतलब वो उदासीन है कि आवेशित है? उदासीन है। ठीक है, मतलब जितने धनावेश हैं उतने उतने ऋण आवेश, तो ये क्या होगी? वस्तु उदासीन होगी। ये लीजिए, ठीक है, ओके। ये दोनों फिर से कुछ अलग स्टैंड पे रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? कुछ अलग स्टैंड पे। ये दोनों चालक गोले हैं। दोनों कैसे गोले हैं? चालक गोले। अब क्या करना है, हमें प्रेरण द्वारा आवेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बी गोले को इसके नजदीक लेके आएंगे। किसके नजदीक लेके आएंगे? ए गोले के नजदीक, लेकिन स्पर्श नहीं करवाना है, ध्यान में रखना। अच्छा, अब क्या देखेंगे, जैसे इसके नजदीक लेके आएंगे हम लोग, क्या देखेंगे हम लोग? आप लोग यहाँ पे गोला भी ला सकते हैं या कोई छड़ भी ला सकते हैं, आवेशित हुई छड़ है। तो जैसे इसके नजदीक लेके आएंगे हम लोग इस गोले को, या कोई छड़ ले लीजिए, इस छड़ को नजदीक लेके आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो जैसे इसके नजदीक लेके आएंगे हम क्या देखेंगे? मैंने कहा इसमें जितने धनावेश उतने उतने ऋणावेश हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कौन सा प्रकृति है? धन प्रकृति है। तो जैसे ये गोला इसके नजदीक जाएगा या ये गोला इसके नजदीक आएगा, आप बताइए मेरे को, यहाँ जो धनावेश और ऋणावेश उपस्थित हैं उनमें से कौन सा आवेश धनावेश से आकर्षित होगा? हम जानते हैं समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो आप मेरे को बताइए, जैसे ये इसके नजदीक जाएगा या ये ए गोला बी गोले के नजदीक जाएगा, तो यहाँ पर जो आवेश था उसमें से कौन सा आवेश इस सिरे की तरफ आएगा? शायद ऋणावेश आएगा। ऋणावेश क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। तो सारा ऋणावेश कहाँ जाएगा? गोले के इस भाग पे आ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, जबकि जो धनावेश बचेगा वो बाहर की तरफ भेजेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? धनावेशित। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस बी गोले के दाईं ओर बाईं ओर तो आ गया ऋणावेश और दाईं ओर चला गया धनावेश। ये कौन सी स्टेप हुई? स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1। अब क्या करना हमें अब हमें इसको ना, जो बी गोला है ना, इसको ग्राउंड करना है, अर्थिंग करना है। एक तार लेना है और इसको अर्थिंग कर दीजिए अर्थिंग। तो बताओ स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? ये कौन सा गोला? ये ए गोला है ही। इसमें कौन सा आवेश दिया रखा आप लोगों ने? धनावेश दे रखा है। ये कौन सा गोला? बी गोला। इस पे यहाँ कौन था? माइनस आवेश आया और यहाँ कौन सा आवेश? प्लस आवेश। ये प्रेरण के कारण आया है। ठीक है, ये कौन सा? बी गोला। अब आप तुमको मैंने बताया क्या करना है, एक तार लेना है और किसको जोड़ना है? इस बी गोले के दाएं भाग को, बी गोले के दाएं भाग को किसे कर देना है? भू संपर्कित कर देना है। तो जैसे मैं इसको भू संपर्कित करूंगा, ग्राउंड कर देंगे हम लोग इसको, तो आप क्या देखेंगे? बताओ इसका कौन सा आवेश जमीन में जाएगा? धनावेश जमीन में जाएगा कि ऋणावेश जमीन में जाएगा? आप बोलेंगे सर ऋणावेश,
ये आप बोलेंगे धनावेश, नहीं, आंसर क्या होगा, धनावेश। क्यों होगा, सुनो, यहाँ पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, यहाँ पर कौन कौन सा आवेश, ये ऋणावेश और ये धनावेश। ये धनावेश तो ऋणावेश को पकड़ के रखेगा ना, आकर्षित करेगा, और किसको प्रतिकर्षित करेगा, धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो बताओ दूर कौन जाएगा, धनावेश जाएगा, और इधर चिपका कौन रहेगा, ऋणावेश। तो ऋणावेश तो क्या रहेगा, इसके चिपका रहेगा, ठीक है, लेकिन धनावेश कहाँ चला जाएगा, जमीन में। तो जितना धनावेश है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, जमीन में। तो ये लीजिए धनावेश कहाँ चला गया, सारा का सारा जमीन में, इस मार्ग से, ठीक है, ये लीजिए ऐसे, ठीक। ये स्टेप नंबर कौन सी, स्टेप नंबर हो गई आपकी 2, ठीक। फिर आगे तीसरी स्टेप में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस तार को हटा लेंगे और इनको अलग अलग कर देंगे, इस भूसंपर्क के तार को हटा देंगे और इनको अलग अलग कर देंगे। तो देखो तीसरी बार क्या होगा, तीसरी स्टेप में ये ए गोला, ये बी गोला, यहाँ पे कौन, धनावेश, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, इतनी मात्रा में ऋण आवेश, ठीक है। तो बताइए पहले हमारा जो बी गोला था वो कैसा था, उदासीन था, लेकिन अब हमारा बी गोला कैसा है, ऋण आवेशित है। इस बी गोले को हम लोग किसके नजदीक लेके आए, धन आवेश से आवेशित गोले के नजदीक लेके आए। तो इस पे कौन सा आवेश बना, ऋण आवेश बना। मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन से जो आवेशित होता है गोला, वो कैसा गोला होता है, विपरीत प्रकृति का आवेशित होता है। सोचो अगर यहाँ पे ऋण आवेश होता तो क्या होता, आप मेरे को ये डाउट सेक्शन जो है उसमें आंसर बताएंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, आराम से। क्या, अगर ए गोला कैसा होता, धन आवेशित होता, तो जो बी गोला किस प्रकार का आवेशित होता, आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। ये था मेरे प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन, जो बहुत आसान है। इसके नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, कंटेंट में डाल दिया जाएगा, आराम से आप लोग वहां से बना लीजिए, ठीक है। एक बार यहां तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम देखेंगे आवेश के मात्रक। क्या देखेंगे, आवेश के मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस पूरी 12th क्लास में एक जो फिजिक्स है वो इस आवेश नाम के चारों तरफ घूमती रहेगी। तो इसका मात्रक और इसकी अवश्य ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे आवेश का मात्रक। आपको पता होगा हर किसी राशि का ना एसआई मात्रक पाया जाता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो लिखेंगे क्या, एसआई मात्रक किसका, आवेश का। आवेश का एसआई मात्रक कौन होता है, याद रखेंगे कूलाम। बोलो कौन, कूलोम। आवेश का एसआई मात्रक कौन होता है, कूलोम होता है, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, कैपिटल सी से दिखाते हैं। जब भी किसी वैज्ञानिक के नाम से आवेश मात्रक को बताया जाए उसमें कैपिटल लगाया जाता है। जैसे न्यूटन को आपने कैपिटल एन से दिखाया होगा, तो कूलाम को किसे दिखाएंगे आप, कैपिटल सी से दिखाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा, इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं। ये तो एसआई तो हो गया, एमकेएस पद्धति की बात करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, एमकेएस में जब हम लोग मात्रक बनाया करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि इसका मूल मात्रक है कि नहीं है। तो पहली बात तो आवेश मूल मात्रक नहीं होता, लेकिन हाँ हमने 10th क्लास में पढ़ा जरूर था, आवेशों की प्रवाह की दर धारा कहलाती है, और धारा क्या है, मूल राशि है। तो इसका मात्रक हम ना धारा के रूप में बना सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। आवेशों की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। आपने पढ़ा होगा ये। तो यहां से बताओ Q कौन है, चार्ज आवेश है, T कौन है, समय, और I कौन है, धारा। तो आप मेरे को बताइए यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर हो जाएगा I/T। I कौन, धारा, और T कौन, समय। तो बताओ आवेश का मात्रक यहाँ से निकल जाएगा। तो बताओ आवेश का एक मात्रक और हो जाएगा, बोलो कौन हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ये देखिए I बोले तो एम्पियर और T बोले तो टाइम, तो मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बना दीजिए इसकी बीमा। अब आप इसकी बीमा आसानी से बना सकते हैं। आपको पता है विभव बनाने के लिए बड़ा ब्रैकेट काम में लेते हैं, साथ में क्या लिखते हैं, M/L/T, और जरूरत पड़े तो क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, ठीक। अब विभव बनाते हैं। M मास, क्या यहाँ पे मास है, केजी है यहाँ पे, नहीं है, तो M0।
एल लेंथ, क्या लेंथ है यहाँ पर सर? लेंथ नहीं है तो L0। टी टाइम, यहाँ पे टाइम है, सेकंड है सर? है 1 पावर तो T1। एम्पियर, क्या यहाँ पे एम्पियर है सर? बिल्कुल है 1। ये लीजिए, तो ये कौन हो जाएगी? आवेश की विमा। तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी? M0 L0 T1 और A1। याद रखोगे आराम से, ये आपको अवश्य याद रखनी है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये ML ना लगाओ तो भी चलेगा। A1 T1 बोलो, क्या लिख देंगे? A1 T1 या T1 A1, जो भी आप बोले वो। तो ये कौन हो गया? आवेश का एक मात्रक और हो गया, कौन सा? MKS मात्रक। कौन सा मात्रक है ये? MKS मात्रक, जो कौन हो गया आपके पास? एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करते हैं CGS मात्रक की। किसकी बात करते हैं? CGS मात्रक की। तो याद रखें, आवेश का CGS मात्रक जो होता है वो होता है ESU। क्या होता है? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बोलो कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और कौन है? स्टेट कूलाम। बोलो कौन? स्टेट कूलाम। और इसका एक नाम और बोला जाता है, एक नाम और कौन सा बोला जाता है? वो होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। तो बताओ आवेश के कितने ना, आवेश CGS मात्रक कितने बोले जाते हैं? 3 प्रकार से। बोलो कौन कौन? ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। याद रखें, ये फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था। फ्रैंकलिन क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसने आवेशों को वर्गीकृत किया था 2 भागों में, धनावेश और ऋणावेश। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। वो बताया किसने था? सबसे पहले फ्रैंकलिन। तो ये इसका मात्रक भी है। और याद रखेंगे फ्रैंकलिन कौन था? आवेशों को वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी था। ठीक है। फिर इनमें रिलेशन होता है, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU या फ्रैंकलिन के बराबर होता है। तो याद रखेंगे क्या इनमें संबंध होता है CGS में और MKS में? बोलो कौन सा? एक कूलाम बराबर कितना? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक मात्रक और पाया जाता है आवेश का, जिसके बारे में बहुत बेसिक बात तो की जाती है, सबसे बड़ा मात्रक। तो याद रखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है सबसे बड़ा मात्रक। याद रखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। कौन होता है? फेराडे। याद रखें आप लोग इसी यूनिट में, इस यूनिट का सेकंड चैप्टर जो है उसमें फेरड भी देखेंगे। वो फेरड संधारित्र की धारिता का मात्रक है, जबकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? फेराडे होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी रिलेशन होता है, यहाँ भी एक रिलेशन पाया जाता है। क्या? एक फेराडे जो होता है, एक फेराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कौन? एक फेराडे का मान। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कई बार इनमें ना अनुलग्न के हिसाब से भी मात्रक दे दिए जाते हैं, क्योंकि एक जो कूलाम है एक बड़ा मात्रक अपने आप में, तो इसके कई बार छोटे मात्रक रूप में भी दे दिए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम। तो भी आप याद रखेंगे क्या क्या? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अन्य मात्रक। अन्य मात्रक ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये देखेंगे। ठीक, जैसे मिली कूलाम, क्या लिखा मैंने? मिली कूलाम। मिली कूलाम को लिखते हैं अपन ऐसे, मिली कूलाम। ठीक है। तो मिली का मतलब 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ कूलाम। ठीक। फिर होता है माइक्रो कूलाम। माइक्रो, ये माइक्रो कूलाम, ये म्यू माइक्रो 10⁻⁻6 तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 कूलाम। फिर एक नैनो कूलाम भी होता है, ये लीजिए नैनो कूलाम, एन स्मॉल एन नैनो कूलाम। नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁹ कूलाम। एक पीको कूलाम भी होता है, ये लीजिए पीको कूलाम, स्मॉल p और c। तो पीको कूलाम में जाएगा 10⁻12 तो क्या हो जाएगा? 10⁻12 कूलाम। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है। अनुलग्न जो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखे थे। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आपके आवेश के मात्रक और इसकी विमा इस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा है आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन कहते किसके हैं? आवेशन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से, घर्षण द्वारा,
संपर्क द्वारा, स्पर्श द्वारा, और तीसरा कौन सा है, प्रेरण द्वारा। फिर हमने क्या पढ़े, आवेश के मात्रक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से इसको सोल्व करते रहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्कूल खुलने में भी टाइम लगेगा, बट जब तक स्कूल खुलेगी हम लोग फिजिक्स में बहुत आगे तक पढ़ चुके होंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप और बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो आप केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट करवा सकते हो। जिस जिस बच्चे को केमिस्ट्री और फिजिक्स की दोनों क्लासेस चाहिए, वो एक बार मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए या मेरे को फ़ोन कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बेहतर होगा आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अपने नाम और अपना जो भी आप लोग जो क्लास लेना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है कोविड की वजह से जा नहीं पढ़ा पाऊँगा। जितना जितना हम लोग एक बार चलते जा रहे हैं, जैसे ही रूटीन ठीक बैठेगा हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप एक बार यहाँ तक चलते रहिए, ठीक। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। मिलते हैं कल। गुड बाय, गुड लक।